आज का टॉपिक क्या है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। कल का जो टॉपिक था वो उतना ही, जितना हुआ बाकी सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की हिस्टोपैथोलॉजी हुई है आपकी प्रैक्टिकल क्लास में? नहीं? ओके। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन स्किन मेलिग्नेंसी इन विमेन। इंसिडेंसेस जनरली आफ्टर 30 ईयर्स रैपिडली इंक्रीज करते हैं। ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, मेनली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जर्म लाइन म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस पता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की? BRCA 1 and 2 म्यूटेशंस में ब्रेस्ट कार्सिनोमास होते हैं। जर्म लाइन म्यूटेशंस, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इट कुड बी अ हेरिडिटरी, रेस, एज में मेनली आफ्टर 30 ईयर्स एंड मोर कॉमनली आफ्टर मेनोपॉज। देन एज एट मेनार्के, ये कैसे रिलेटेड होता है रिस्क फैक्टर में? जितना एक्चुअली आपका अर्ली एक्सपोजर होगा ईस्ट्रोजन से, उतनी टेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है इन फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर होने की, क्योंकि आपके ब्रेस्ट जो है विद इन एवरी प्यूबर्टल साइकिल, इन एवरी साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपको ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो रहा है। तो जितनी बार एक्चुअली आपका जितनी जल्दी एक्चुअली मेनार्के आएगा उतना टेंडेंसी आपका बढ़ जाता है। एज एट फर्स्ट लाइव बर्थ, ये क्यों? अगर आपका जो फर्स्ट लाइव बर्थ का जो एज है वो एग्जैक्टली अगर आपका जल्दी है तो ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी लेट होती है, बिकॉज इन दैट 9 मंथ्स आपको एक्सपोजर नहीं हो रहा है ईस्ट्रोजन का, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है फॉर 9 मंथ्स। ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग कैन डिले ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ड्यूरिंग अगर आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग लेते हो मतलब होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का, तो जो मदर होती है उसका पीरियड्स डिले होते हैं, तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर डिले होता है, तो टेंडेंसी आपकी कम हो जाती है इन फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर होने की एज कंपेयर्ड जिसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है। डाइट एंड ओबेसिटी, दीज आर नॉर्मल कॉजेज। डाइट एंड ओबेसिटी तो किसी भी केस में कैंसर के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं अगर आपका डाइट नहीं अच्छा है। देन फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स जो हमने बताया यहाँ पे, BRCA 1, BRCA 2, TP53 एंड CHEK2 म्यूटेशंस। BRCA 1 और 2 मेनली फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स होते हैं। इसमें ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर दोनों होने के चांसेस रहते हैं। इसके एक्चुअली मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है BRCA 1 और BRCA 2, क्योंकि इससे रिलेटेड कैंसर्स भी पूछे जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और कौन से कैंसर्स होते हैं इन केसेस में। ये आपके लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है एंड इन फ्यूचर अगर आपको एग्जाम वगैरह देना है तो उसमें भी ये BRCA म्यूटेशंस बहुत कॉमन है जो आते हैं। ओवेरियन कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर, इवन इन BRCA 2, प्रोस्टेट, पेंक्रियाटिक, स्टमक कैंसर, ये सब बहुत कॉमन है। देन एक होता है TP53 म्यूटेशंस विच इज एसोसिएटेड विथ ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम कौन से म्यूटेशन की वजह से होता है और इसमें कौन से कैंसर्स एसोसिएटेड होते हैं। देन देयर आर स्पोरैडिक ब्रेस्ट कैंसर्स। एक हो गया हमारा हेरिडिटरी विच इज ड्यू टू जर्म लाइन म्यूटेशंस, एंड स्पोरैडिक जो कि अदर कॉजेज की वजह से हो रहा है। अब हमारी जब ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है, ब्रेस्ट कैंसर या अपार्ट कोई भी कैंसर डेवलप होता है तो वो आपका बिनाइन से मेलिग्नेंट में जाता है। सडनली आपको मेलिग्नेंसी नहीं आती है। एक आपका डिस्प्लेजिया का स्टेज होता है, देन इन सीटू कार्सिनोमा होता है एंड देन इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है। तो ये बेसिकली जो है तीनों ये ब्रेस्ट कैंसर्स के पाथवेज हैं, कैसे डेवलप होता है। फर्स्ट आपका नॉर्मल ब्रेस्ट है, देन आपके BRCA 2 म्यूटेशन हुआ विच लीड्स टू फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया हुआ, फिर उसमें PIK3CA म्यूटेशन हुआ, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया हुआ सॉरी,
कल हम लोग ने एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया तक तो पढ़ाई था, ठीक है। तो ये एटिपिकल है, हमने कल पढ़ा था नॉर्मल डक्टल हाइपरप्लेजिया। तो इसमें एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया हुआ, देन DCIS हुआ, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, एंड देन इट लीड्स टू इन्वेजिव कैंसर। वहीं अगर ये जो फर्स्ट वाला एक्चुअली अपने ब्रेस्ट कैंसर्स जो है, ये क्वेश्चन आप लोग के आता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इट इज डिवाइडेड इनटू ER पॉजिटिव एंड ER नेगेटिव HER2/neu। ER PR और HER2/neu के बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर्स को हमने 4 डिविजन्स में डिवाइड किया है। वो आगे फर्दर अब पढ़ेंगे हम लोग डिविजन्स। तो उसी का ये पाथवे है कि BRCA2 म्यूटेशन से बेसिकली ER पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव कैंसर्स होते हैं। वहीं अगर आपका TP53 म्यूटेशन होता है, इट लीड्स टू HER2 पॉजिटिव कैंसर्स। अच्छा, ये पता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर में ER PR HER2/neu एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्या है? ER PR और HER2/neu चीज क्या है? ट्यूमर मार्कर्स है। These are ER PR are hormonal markers. Basically, breast cancer is hormone sensitive tumor. A normal breast cancer, apart from exceptions, it is a hormone sensitive tumor. हमें क्यों जरूरी है ER PR HER2/neu इसमें देखना? क्योंकि पेशेंट की थेरेपी जो है, कीमोथेरेपी, वो उससे रिलेटेड होती है। अगर पेशेंट सपोज ER पॉजिटिव है, तो हम, इसका मतलब उसका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ER पॉजिटिव है, तो हम उसको इक्विवेलेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं। या आप लोग की तो वो भी लग रही है ना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स लग रही हैं। ड्रग्स के नाम पता है? HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में कौन सी ड्रग्स देते हैं? HER2 रिसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट। फार्मा भी तो हुआ होगा, अभी नहीं हुआ है। मेनली हम लोग ये कैंसर्स, मतलब सॉरी, ये रिसेप्टर्स हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि, जैसे HER2/neu में हम लोग ट्रांसटुजुमैब देते हैं, तो अगर पेशेंट HER2/neu पॉजिटिव है ब्रेस्ट कैंसर, तो हम लोग उसको ट्रांसटुजुमैब कीमोथेरेपी चलाएंगे। तो उसी तरीके से फर्स्ट वाला पाथवे ER पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है TP53 म्यूटेशन हो रहा है, इसमें एटिपिकल एपोक्रीन एडिनोसिस होगा, देन इट चेंजेस टू DCIS एंड दीज ट्यूमर्स आर HER2 पॉजिटिव बट ER नेगेटिव। देन BRCA1 म्यूटेशन जो होता है, उसमें हमें बेसिकली स्टार्टिंग का नहीं पता है कि कौन सा डिस्प्लास्टिक चेंज होता है, बट इट लीड्स टू DCIS एंड दीज आर ER नेगेटिव एंड HER2 नेगेटिव ट्यूमर्स। तो बेसिकली आपकी कैटेगरी कैसे डिवाइड होती है? ER पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, ER नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और एक ER नेगेटिव एंड HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स। ये 3 कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से ब्रीच नहीं हुआ है ना? मतलब जो डक्ट है, बेसिकली अभी तक ट्यूमर सिर्फ डक्ट के अंदर ही है, अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच नहीं हुआ, वो बाहर इन्वेजन नहीं कर रहा है। तो आपका DCIS जो होता है 2 तरह का होता है इन ब्रेस्ट कैंसर्स, कोमिडो DCIS एंड नॉन कोमिडो। ये वर्ड सुना है, कोमिडो और नॉन कोमिडो? नहीं। कोमिडो नेक्रोसिस हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? इस आगे फोटोज है। कोमिडो DCIS में क्या होता है? ये एक नोडुलैरिटी प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर बेसिकली बहुत ही हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। ये, इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत ही प्लियोमॉर्फिक और हाई ग्रेड होते हैं, और इसमें सेंट्रल एरिया नेक्रोसिस का होता है। तो हम लोग DCIS को देते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कोमिडो DCIS है। एंड नॉन कोमिडो DCIS में हाई ग्रेड और सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होता है, DCIS कंपोनेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस, मतलब उतना ज्यादा प्लियोमॉर्फिक नहीं होता है वो। ये फर्स्ट पिक्चर जो है कोमिडो नेक्रोसिस की, बीच में जो पूरा पिंक एरिया दिख रहा है, ये एक एक डक्ट है पूरी, जो बड़ी ब्लू सेल्स के साथ में, जिसमें लाइनिंग में आपको ब्लू सेल्स दिख रहे हैं, और बीच में जो पिंक एरिया दिख रहा है पूरी एक डक्ट है, वो सेल से फिल्ड हो गई है, और बीच में जो पूरा पिंक एरिया है वो नेक्रोसिस का है। तो कोमिडो नेक्रोसिस में डक्ट के सेंट्रल एरिया में हमें नेक्रोसिस मिलेगा और साइड में प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स मिलेगा।
वही नॉन कोमिटोनेक्रोसिस में हमें ईदर क्रिबिफॉर्म पैटर्न मिल सकता है, जो राइट साइड में है यहाँ पर। क्रिबिफॉर्म का मतलब होता है जैसे आपकी सीव होती है, छलनी होती है, छेद होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उस टाइप से ऐसे छेद होते हैं। क्रिबिफॉर्म वर्ड वहीं से आया है। या फिर आपको माइक्रो पैपिले फॉर्मेशंस मिलेगा, जो कि नीचे वाले इसमें है। पैपिले होते हैं आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इसमें आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं डक्ट के ल्यूमेन के अंदर। और थर्ड होती है आपकी पेजेस डिजीज। पेजेस डिजीज क्या होती है? पेजेस डिजीज सुना है वर्ड? पेजेस डिजीज क्या होती है? इसमें लिखा हुआ भी है, पढ़ लो क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका DCIS कंपोनेंट होता है उसके सेल्स जो है वो लूमिन के थ्रू स्किन में चले जाते हैं, पर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच नहीं करते। मतलब इट इज नॉट इन्वेजिव। बेसिकली आपका स्किन से सारी डक्ट्स रिलेटेड होती हैं, ठीक है? तो वो डक्ट्स में नीचे एकदम टर्मिनल यूनिट में जाके DCIS हो रहा है आपका। ब्रेस्ट के एकदम TDLU यूनिट्स जो थे, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट्स, वहां पे बेसिकली आपका हो रहा है। तो वो डक्ट्स के लूमेन के थ्रू बेसिकली जाते हैं, स्किन तक पहुंचते हैं। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच नहीं करते और स्किन पे जाके और निपल एरियोला की जो स्किन होती है उसमें बेसिकली इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसको हम लोग पेजेस डिजीज बोलते हैं। ये रेयर मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन ये भी ब्रेस्ट का एक मैनिफेस्टेशन है। अभी हमने पढ़ा था डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। नेक्स्ट है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। डक्ट्स और लोब्यूल्स है, तो दोनों का ही इन सिटू कार्सिनोमा होगा, दोनों का ही इन्वेजिव कार्सिनोमा होगा। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू बेसिकली लोब्यूल्स के प्रोलिफरेशन में होता है। इसमें और डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो उतने प्लियोमॉर्फिक नहीं होते, बहुत ही मोनोमॉर्फिक राउंड सेल्स होते हैं। प्लियोमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक का मतलब समझते हो ना? मोनोमॉर्फिक मतलब एक जैसे दिखने वाले, प्लियोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट तरीके से दिखने वाले, बड़े छोटे कैसे भी। सॉरी। तो इसमें जो होता है, इसमें मोनोमॉर्फिक सेल्स होते हैं जिसमें स्मॉल न्यूक्लियोलाई होता है, जो कि इस तरह से लोब्यूल्स में फिल्ड होते हैं। यहाँ पे सेंटर में छोटे छोटे, राइट साइड में देखो फोटो में, छोटे छोटे मोनोमॉर्फिक सेल्स हैं, सारे के सारे इक्वली राउंड एंड ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं आपको। इसका एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें डिस्कोहेजन होता है। डिस्कोहेजन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है यार, डिस्कोहेजन। अच्छा, कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है? पास पास होना, है ना? तो इसमें डिस्कोहेसिवनेस होती है। सेल्स में नॉर्मली चैनल्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। इसके अंदर वो इस लोब्यूलर कार्सिनोमा का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें डिस्कोहेजन हो जाता है। सेल्स जो होते हैं दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही रीजन होता है कि एकदम प्रॉपर राउंड शेप के हो जाते हैं। ये अपनी खुद की जो इनकी मोर्फोलॉजी होती है वो छोड़ के और राउंड राउंड शेप के हो जाते हैं। तो आपका जो दो सेल्स को बीच में कैडेरन, और वो पढ़े हैं, कैडेरन आता है, दो सेल्स को ज्वाइन करता है बीच से, वर्ड सुना है ना? तो इसमें लॉस ऑफ ई कैडेरन हो जाता है, डिस्कोहेजन होता है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू में आपका ई कैडेरन लॉस होता है। और ये जनरली देखो, बाय डिफॉल्ट ब्रेस्ट कैंसर्स में ये होता है कि जो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही मेलिग्नेंट होते हैं। अगर ER/PR पॉजिटिव ट्यूमर है तो वो उतना मेलिग्नेंट नहीं होगा। HER2 इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। अगर कोई HER2 पॉजिटिव कैंसर है किसी पेशेंट का तो इट इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। तो इस केस में दीज आर नेवर पुअर, दे आर नॉट पुअर प्रोग्नोस्टिक ट्यूमर्स। ये HER2 पॉजिटिव ट्यूमर, सॉरी HER2 नेगेटिव ट्यूमर्स ही होते हैं। HER2 पॉजिटिवनेस आपका पुअर प्रोग्नोसिस बताती है ट्यूमर का किसी भी केस में। वेदर इट्स अ स्टमक कैंसर, इट्स अ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कहीं भी HER2 एक्सप्रेशन आता है तो इट लीड्स टू अ पुअर प्रोग्नोसिस। ये आपका मॉलिक्यूलर सबटाइप है जो हमने फर्स्ट उसमें जहाँ पे पाथवे डिस्कस किया था वहाँ पे डिस्कस किया था। लुमिनल A, लुमिनल B, HER2 एंड बेसल लाइक।
ये डिवीजन है आपका ER/PR HER2 एक्सप्रेशन के बेसिस पे। फर्स्ट में ER/PR पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव, सेकंड में एक्चुअली ER/PR पॉजिटिव लेकिन HER2 कुड भी एक्सप्रेशन वेरिएबल हो सकता है उसका। नेक्स्ट में HER2 नेगेटिव ट्यूमर्स एंड फोर्थ में बेसल लाइक में ER/PR एंड HER2 सब नेगेटिव ट्यूमर्स, सॉरी थर्ड में HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स HER2 में। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन कौन से हिस्टोलॉजिक कोरिलेशन कर रहे हैं, मतलब आपके जो टोटल ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उसमें से कौन से अच्छे प्रोग्नोस्टिक कौन से का अच्छा प्रोग्नोसिस है और कौन से बैड प्रोग्नोसिस है, वो आपको इन्हीं बेसिस पे पता चलता है, उसके मॉलिक्यूलर सबटाइप के बेसिस पे। कैसे? लुमिनल ए में कौन से कैंसर्स आते हैं? ट्यूबुलर कार्सिनोमा, क्रिबिफॉर्म कार्सिनोमा, लो ग्रेड DCIS या लो ग्रेड इन्वेजिव एंड लो क्लासिक लोबुलर कार्सिनोमा, ये सारे आपके लुमिनल ए टाइप में आते हैं। लुमिनल बी में आते हैं आपके माइक्रोपैपिलरी एंड इन्वेजिव। कुछ पूछना है जी? आपको कुछ पूछना है? आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग 4 लोग जो बैठे हो वहां पे, कुछ पूछना है? आप ही ब्लू शर्ट, हाँ आप 4 लोग, कुछ पूछना है? नहीं? लुमिनल बी में आते हैं इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा एंड माइक्रोपैपिलरी कार्सिनोमा। देन HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स, उसमें आते हैं आपके हाई ग्रेड डक्टल कार्सिनोमास एंड बेसल लाइक में आते हैं मेटाप्लास्टिक एंड मेडुलरी कार्सिनोमास मेनली। इनके ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन हम लोग उस हिसाब से उनका कीमोथेरेपी देते हैं। और प्रोग्नोसिस धीरे धीरे टुवर्ड्स द राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे, प्रोग्नोसिस पुअर होता जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपके आता है मॉलिक्यूलर सबटाइपिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स। सॉरी, ब्रेस्ट कैंसर की मॉर्फोलॉजी हम अभी फोटोज में डिस्कस करेंगे। बेसिकली नॉटिंघम हिस्टोलॉजिक स्कोर के हिसाब से हमने ब्रेस्ट कैंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। मतलब वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड पुअर डिफरेंशिएटेड कैंसर। आप इतना डिटेल, आप ये भी डिटेल नहीं है बट इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए बस ये वर्ड जरूरी है कि नॉटिंघम BR ग्रेडिंग बोलते हैं, ब्लूम रिचर्डसन न्यूक्लियर ग्रेडिंग, या फिर नॉटिंघम हिस्टोलॉजिक स्कोर के हिसाब से हम लोग ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और इसके अंदर एक और फीचर होता है, क्लिनिकल फीचर, अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा इन्वेड करता है, ब्रेस्ट के नीचे मसल कौन सी होती है, ब्रेस्ट कौन सी मसल पे, पेक्टोरल, तो ब्रेस्ट में अगर इन्वेजन होगा तो लेटर वो पेक्टोरलिस मसल में जाएगा। अगर वो पेक्टोरलिस मसल में जाता है और उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, प्यूडी ऑरेंज वर्ड सुना है, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, वो ब्रेस्ट कैंसर में होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इन्फिल्ट्रेशन से भी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसकी वजह से आपका प्यूडी अपीयरेंस आता है। वो मेनली हाई ग्रेड ट्यूमर्स में आता है जब इन्वेजन ज्यादा हो जाता है। फिर इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर में मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है? ये आपकी जो राउंड जिसमें आपको लुमिन दिख रहा है वो सारी आपकी डक्ट्स हैं, और साइड में जो पूरा स्पेस है वो एग्जैक्टली आपका इन्वेजन है, जो स्ट्रोमा के अंदर सेल्स इन्वेड हुए हैं। वही राइट साइड में अगर हम देखें दूसरी पिक्चर में, तो उसमें भी आपको लुमिन्स दिख रहे हैं। ये सब जो है, जो क्लस्टर्स ऑफ सेल पड़े हुए हैं जिसमें वाइट कलर का बीच में दिख रहा है, वो सब वाइट कलर के लुमिन है बीच में, और उसके राउंड में सेल्स है। ये भी आपका इन्वेजिव, एक तरह का इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम राइट साइड को देखें तो ये है बेसिकली अ वेल डिफरेंशिएटेड ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हमें लुमिन दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये एडिनोकार्सिनोमा है। वहीं हम लेफ्ट साइड को जाएं तो ये मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, इसमें हमें लुमिन सिर्फ 2 ही दिख रहा है, बाकी सब इंडिविजुअल सेल्स क्लस्टर मिल रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर। सेल समझ आता है हिस्टो में कैसा दिखता है सेल? हाँ, कैसा दिखता है सेल? कौन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कौन कौन से कलर के दिखते हैं? न्यूक्लियस कौन से कलर का दिखता है? पर्पलिश ब्लू कलर। और साइटोप्लाज्म
पिंक कलर। इसमें ब्लू कलर के जो सब दिख रहे हैं सब, वो सब न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म नहीं दिखता है, जनरली नहीं दिखेगा। आप सेल बाउंड्री डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि हाई एनसी रेशियो होता है, साइटोप्लाज्म एकदम मिनिमल होता है इन सब में, तो आप प्रॉपर सेल बाउंड्री डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अदर हिस्टोलॉजिक सबटाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फर्स्ट है लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा जनरली एक्चुअली बहुत ही वेल डिफरेंशिएटेड, इसमें ब्लू कलर के बीच बीच में सेल्स दिख रहे हैं, राउंड एकदम प्रॉपर राउंड ब्लू कलर के सेल्स है। तो लोब्यूलर कार्सिनोमा आपका जैसे इन सीटू है, ज़्यादा खराब प्रोग्नोसिस नहीं होता है, वैसे लोब्यूलर कार्सिनोमा भी बहुत ही मोनोमॉर्फिक और गुड लुकिंग ट्यूमर होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा खराब प्रोग्नोसिस नहीं होता है। हमने लुमिनल ए में पढ़ा था लोब्यूलर कार्सिनोमा अभी मॉलिक्यूलर सबटाइप्स में, ठीक है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा, सेकंड पिक्चर है आपकी मेड्यूलरी कार्सिनोमा की। मेड्यूलरी कार्सिनोमा किस में पढ़ा था हमने? चारों हाई ग्रेड है। अभी मॉलिक्यूलर सबटाइप्स में कौन से सबटाइप में पढ़ा था? अभी पढ़ा ना, मॉलिक्यूलर सबटाइप्स के नाम पता है? अभी पढ़े थे 2 स्लाइड पहले, बेसल लाइक में पढ़ा था मेड्यूलरी। सारे जो आपके वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक होते हैं वो मेड्यूलरी है, मेटाप्लास्टिक है। सॉरी। थर्ड है आपका म्यूसिनस कार्सिनोमा। म्यूसिनस इसलिए बोल रहे हैं, बीच में जो आपको सेल क्लस्टर के बीच में जो व्हाइट स्पेस मिल रही है वो सारी की सारी बेसिकली म्यूसिन फिल्ड है, इसलिए इसको हम लोग म्यूसिनस कार्सिनोमा बोलेंगे। नेक्स्ट है पैपिलरी कार्सिनोमा, इसके अंदर डक्ट्स के अंदर ऐसे पैपिले फॉर्मेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर कार्सिनोमा। ट्यूबुलर कार्सिनोमा किस में पढ़ा था? ल्यूमिनल ए में। इट इज अ गुड प्रोग्नोसिस, इट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। लास्ट है सिक्रीटरी कार्सिनोमा, मतलब ये जो आपको मतलब पिंक कलर का जो सिक्रीशन मिल रहा है, बीच बीच में पिंक कलर के पैचेस मिल रहे हैं विदाउट एनी न्यूक्लियस, ये बेसिकली लूमिन के अंदर है। तो लूमिन के अंदर जब ऐसे सिक्रीशंस वाले मिलते हैं तो उसे हम लोग सिक्रीटरी कार्सिनोमा बोलते हैं। ये आपके स्पेशल सबटाइप्स होते हैं। सबसे बेसिक टाइप कौन सा होता है? इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, आगे पता है नाम? NOS, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर अदरवाइज स्पेसिफाइड कोई है तो हम इनके नाम लिख देंगे, लोब्यूलर कार्सिनोमा है कि ट्यूबुलर है कि सिक्रीटरी है। इफ इट इज NOS दैट मीन्स इट्स अ बेसिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा। पूरा नाम अगर लिखा जाता है तो इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा NOS लिखा जाता है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। देन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, अब ये आप बताओगे इन सीटू वर्सेस इन्वेजिव कार्सिनोमा, कौन सा बेटर प्रोग्नोसिस है, कौन सा खराब प्रोग्नोसिस है? इन सीटू बेटर प्रोग्नोसिस होगा। डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज अ बैड प्रोग्नोसिस। लिम्फ नोड मेटास्टेसिस बैड प्रोग्नोसिस। ट्यूमर साइज, एक चीज ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ट्यूमर साइज मैटर करता है, क्योंकि इसमें जो आपकी TNM स्टेजिंग होती है। TNM स्टेजिंग पता है ना कार्सिनोमास में होती है, सुना है कभी TNM? बेटा कोई भी कार्सिनोमा हुआ है क्लास में? कार्सिनोमास हुए होंगे ना बहुत सारे। हर कार्सिनोमा की अपनी WHO ने TNM स्टेजिंग निकाल के रखी। TNM, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा की जो TNM स्टेजिंग होती है वो जो ट्यूमर वाला पोर्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है ट्यूमर साइज पे। तो जैसे जैसे ट्यूमर साइज, हर कैंसर में ट्यूमर साइज प्रोग्नोसिस डिसाइड नहीं करता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में करता है। तो जैसे जैसे ट्यूमर साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोग्नोसिस क्या होगा? ट्यूमर साइज बढ़ेगा तो बैड प्रोग्नोसिस। लोकली एडवांस्ड डिजीज, अगर लोकली एडवांस्ड डिजीज तो इट इज अ बेटर प्रोग्नोसिस। मेटास्टेसिस के कंपैरिजन में लोकली एडवांस में बेटर प्रोग्नोसिस है। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा सुना है? ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, यार तुम लोग तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी लगा रहे हो, सुना नहीं अभी तक? इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा इज ऑलवेज अ पुअर प्रोग्नोसिस। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में मतलब कि जो आपका इन्वेजन है वो मसल तक पहुंच चुका है, पूरा T4 ग्रेड हो चुकी है, ठीक है।
स्किन के ऊपर लीजन आपको दिखने लगे, स्किन के ऊपर अल्सरेशन दिखने लग गए, स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, आपका मसल तक पहुंच गया, इट इज अ इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। नेक्स्ट है लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन। लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन मतलब क्या होता है? प्रोग्नोसिस तो हम तभी डिसाइड करेंगे, मतलब तो पता हो पहले चीज का। ट्यूमर के आसपास में जब हम स्लाइड पे देखते हैं तो हमें लिम्फ चैनल्स, वैस्कुलर चैनल्स दिखते हैं, उसके अंदर अगर हमें ट्यूमर दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड अ लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन। तो अगर लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है तो पुअर प्रोग्नोसिस है कि गुड प्रोग्नोसिस है? क्यों? हाँ, क्योंकि वो अगर वहां पे दिख रहा है मतलब वैस्कुलर चैनल्स में चला गया है, तो वो इधर लिम्फ नोड में या फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस करेगा ही। हिस्टोलॉजिक टाइप, अब कौन से हिस्टोलॉजिक टाइप थे जिनका बेटर प्रोग्नोसिस था और कौन से जिनका वर्स्ट खराब प्रोग्नोसिस था? गुड प्रोग्नोस्टिक टाइप्स कौन से थे? मेडुलरी गुड प्रोग्नोसिस था, गुड लोब्यूलर कार्सिनोमा और लुमिनल ए टाइप के कैंसर सारे गुड प्रोग्नोसिस थे ना, क्रिब्बीफॉर्म और ट्यूब्यूलर। एंड पुअर प्रोग्नोसिस मेडुलरी और बेसल लाइक। तो है, बेसल लाइक का तो एग्जाम्पल है मेडुलरी। और कार्सिनोमा के नाम बताने पड़ेंगे ना बेटा, ये एक्चुअली प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर ये पॉइंट्स याद रख लो और इस पे दो लाइन भी लिख दोगे ना, यू विल गेट योर होल मार्क्स। तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कर पाओगे। क्योंकि कितना भी रट लो आप, इतना कुछ रट नहीं सकते हो एक साथ। पुअर प्रोग्नोसिस में मेटाप्लास्टिक एंड मेडुलरी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिक ग्रेड। हाई ग्रेड ट्यूमर्स आर पुअर प्रोग्नोसिस एनीवेयर। प्रोलिफरेटिव इंडेक्स, प्रोलिफरेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एक कोई खड़ा होके बोल दो ना, प्रोलिफरेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अरे यार सभी तो बोल रहे थे, वहां से आपकी 2 रोज तो बोल ही रही थी। क्या होता है? कोई भी एक खड़ा होके बोल दो, क्या मतलब होता है? मतलब ट्यूमर कितना ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है। रेट, प्रोलिफरेशन रेट, आपको दोनों ही वर्ड का मतलब तो पता है ना? हाँ, कौन बोला यहां से? एक्चुअली क्या बोले वो मेरे को नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो प्रोलिफरेशन रेट, तो जितना ज्यादा प्रोलिफरेशन रेट है उतना प्रोग्नोसिस अच्छा है कि खराब है? खराब है, पुअर प्रोग्नोसिस होगा। प्रोलिफरेशन रेट अगर उसकी ज्यादा है, मतलब ज्यादा वो प्रोलिफरेट कर रहा है, तो खराब होगा प्रोग्नोसिस। एक्सप्रेशन ऑफ ERPR रिसेप्टर्स इज अ गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस? गुड प्रोग्नोसिस, ये मैंने पहले ही बोला था क्लास में। एक्सप्रेशन ऑफ HER2 बैड प्रोग्नोसिस। एंड द स्टेज ऑफ द ट्यूमर, हायर स्टेज ट्यूमर इज अ बैड प्रोग्नोसिस। तो ये आपके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है।